हेलो साथियों, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल रानी लक्ष्मीबाई क्लासेस में। दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे सामान्य हिंदी का एकदम लेटेस्ट पेपर उत्तर प्रदेश पुलिस की। अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं साथियों, तो ध्यान रखिएगा 18 फरवरी को जो आपका पेपर होने वाला है साथियों, आज से आपकी परीक्षा में मात्र और मात्र साथियों 1 महीने का समय खाली बचा है साथियों। तो अब आप लोग जी जान लगा दीजिए साथियों, क्योंकि 1 महीने में आपको बहुत कुछ पढ़ना है साथियों। तो ध्यान रखिएगा, सामान्य हिंदी का यह पेपर एकदम लेटेस्ट पेपर है साथियों। यही प्रश्न 100% आपकी परीक्षा में आपसे पूछे जाएंगे। तो ध्यान रखिएगा, आइए जुड़िए आप सभी लोग मेरे साथ और साथियों मेरे साथ आंसर देने का प्रयास करिए। देखिए, सामान्य हिंदी के 37 प्रश्न में आपको बताऊंगा जो हूबहू आपकी परीक्षा में आपको देखने को मिलेंगे। तो स्टार्ट करते हैं साथियों आज के सेशन को। स्टार्ट करने से पहले साथियों आप लोग फटाफट से क्लास को लाइक कर दें और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें, ताकि डेली क्लासों का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। देखिए साथियों, अति महत्वपूर्ण प्रश्न है 39वां, हिंदी भाषा की कितनी विख्यात बोलियां होती हैं। अति महत्वपूर्ण है साथियों, साहित्यिक हिंदी की दृष्टि से देखा जाए अति महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है कि हिंदी भाषा की कितनी विख्यात बोलियां हैं साथियों। ट्रिपल स्टार लगा के इस प्रश्न को छापना। कितनी है साथियों? 8। अति महत्वपूर्ण है साथियों, ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे। दूसरा ये रहा आपकी स्क्रीन पर, हिंदी भाषा का सर्वप्रथम प्रमाणिक ग्रंथ कौन सा है। अति महत्वपूर्ण है साथियों, यूपीएसआई, यूपी ट्रिपल एससी, यूपी पुलिस, ना जाने कितनी परीक्षाओं में पूछा गया प्रश्न है कि हिंदी भाषा का प्रथम प्रमाणिक ग्रंथ कौन सा है। तो साथियों छाप कर रखना, पृथ्वीराज रासो। कौन सा है? पृथ्वीराज रासो। ऑप्शन सी को हम लोग लॉक करते हुए आगे की ओर बढ़ेंगे साथियों। यह प्रश्न पत्र मैंने साथियों वही प्रश्न लिए हैं जो आपसे बार बार परीक्षाओं में पूछे गए हैं और 100% आपके आने के चांस हैं इन प्रश्नों के। तो फटाफट से आप लोग सारे प्रश्नों को देख लीजिए। पूरी वीडियो देखना, ना समझ में आए दोबारा देखना। ठीक है, अब देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा हिंदी साहित्य का काल विभाजन नहीं है। आपसे पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा क्या हिंदी साहित्य का काल विभाजन नहीं है। आधुनिक काल, भक्ति काल, रीति काल या संयुक्त काल। तो ध्यान रखिएगा, हिंदी साहित्य के जो काल के अंतर्गत जो हिंदी साहित्य के कालों का विभाजन हुआ था, उनमें से कौन सा विभाजन नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों संयुक्त काल। अगर बात हम लोग आधुनिक काल की करते हैं तो जी भैया हिंदी साहित्य काल के अंतर्गत आता है। भक्ति काल की बात करते हैं तो जी भैया आता है। रीति काल की बात करते हैं तो साथियों एकदम आता है। लेकिन संयुक्त काल जो है साथियों, हिंदी भाषा काल के विभाजन के अंतर्गत नहीं आता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी 41 का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए, क्रियापरक व्याकरणिक कोटि चिन्हित कीजिए। क्रियापरक व्याकरणिक कोटि चिन्हित कीजिए। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है भैया, अति महत्वपूर्ण, छाप के लिख लेना। इसका राइट आंसर हो जाएगा कारक। ठीक है, क्या हो जाएगा? कारक। दैट्स योर आंसर। क्रियापरक व्याकरणिक कोटि चिन्हित नहीं है तो क्या नहीं है साथियों? कारक नहीं है। 42 का कौन सा होगा ऑप्शन? ऑप्शन ए को लॉक करेंगे हम लोग। क्या? ऑप्शन ए को लॉक करते हुए आगे की ओर बढ़ेंगे। देखिए, 43वां प्रश्न सीधा आपसे पूछा जा रहा है, चूड़ी अच्छी थी में कौन सी क्रिया है। योजक क्रिया, अधिकार घोतक क्रिया, औचित्य बोधक क्रिया, अप्रत्यक्ष क्रिया। सेम ऐसे ही प्रश्न आपको 18 फरवरी को देखने के लिए मिलेंगे साथियों। सारी क्लासें देख लीजिए। ठीक है, चूड़ी अच्छी थी में, चूड़ी अच्छी थी में थी कौन सी क्रिया है भैया? तो थी क्रिया जो होगी वो होगी योजक क्रिया। थी की बात करें तो साथियों थी किसके अंतर्गत आएगी भैया? योजक क्रिया के अंतर्गत आएगी। ठीक है, तो क्या हो जाएगा राइट आंसर? 43 का ऑप्शन ए को लॉक कर दो और क्या करो, आगे की ओर बढ़ लो। ठीक है, अब देखिए 44वां प्रश्न। 44वां प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों? मूल अकर्मक धातुओं के साथ प्रत्यय जोड़कर बनाई गई क्रिया धातुएं क्या कहलाती हैं।
मूल अकर्मक धातुओं के साथ प्रत्यय जोड़कर बनाई गई क्रिया धातुएं क्या कहलाती हैं? तो साथियों ये कहलाती हैं साधित सकर्मक धातु। क्या कहलाती हैं? साधित सकर्मक धातुएं कहलाती हैं। अति महत्वपूर्ण है साथियों, स्टार लगा के छाप लेना, ठीक है। वही प्रश्न आपको आज हम करा रहे हैं जो आपके परीक्षा में, क्योंकि अब साथियों 1 महीने का टाइम बचा है तो जी जान लगाना पड़ेगा। जो भी हो सकता है साथियों ज्यादा से ज्यादा पढ़ने की कोशिश करिएगा, ठीक है। सारंग ले सारंग कई, सारंग की ओट, सारंग छीनो पाई के, सारंग कई गई चोट। देखिए क्या अति महत्वपूर्ण है साथियों कि सारंग ले सारंग चल कई, सारंग की ओट, सारंग छीनो पाई के, सारंग कह गई चोट। इसमें अलंकार कौन सा विद्यमान है? आपसे पूछा जा रहा है कि इसमें कौन सा अलंकार हो जाएगा? तो दोस्तों इसमें हो जाएगा यमक अलंकार, ठीक है। सारंग ले सारंग गई, मतलब एक सारंग का अर्थ अलग है और एक सारंग का अर्थ अलग है। जहां जो शब्दों का अर्थ अलग अलग हो तो वहां पर क्या होता है? कनक कनकते सौगुनी। इसका एक और एग्जाम्पल है कि कनक कनकते सौगुनी, मादकता अधिकाय, बाप आए बोराए जग बा खाए बोराए, ठीक है। तो साथियों ऐसे शब्दों में क्या होता है? यमक अलंकार होता है। भैया ऑप्शन सी को हम लोग क्या करेंगे? लॉक करेंगे और आगे की ओर बढ़ेंगे, ठीक है। आइए फटाफट से आप लोग क्लास को यार लाइक कर दीजिए। मेहनत आप लोगों के लिए की जाती है, आप लोग क्लास को लाइक करें और साथियों ज्यादा से ज्यादा क्लास को शेयर करें और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर दबा लें ताकि क्लासों का नोटिफिकेशन 1 महीने में भरपूर आपको मिल सके, ठीक है। देखिए जुगुप्सा का स्थायी भाव किस रस से संबंधित है? अति महत्वपूर्ण है साथियों, 100% छपने वाला प्रश्न होगा कि जुगुप्सा का स्थायी भाव किस रस से संबंधित है? तो भैया यह है विभत्स रस से संबंधित, ठीक है। किससे संबंधित है? विभत्स रस से। क्या है? जुगुप्सा का स्थायी भाव संबंधित है। ऑप्शन क्या? सी को हम लोग लॉक करेंगे, ठीक है भैया। आइए निम्नलिखित में से कौन सा छंद प्रकार नहीं है? अब देखिए कौन सा छंद का प्रकार नहीं है? तो दृष्टांत, चौपाई, दोहा, सोरठा। तो जो छंद का प्रकार नहीं है वो ऑप्शन ए हो जाएगा। अलग ही शब्द दिख रहा है। चौपाई, दोहा और सोरठा की बात करें, इसमें आप लोग इस क्वेश्चन को कॉमन सेंस से भी कर सकते थे। अगर चौपाई का बात करें तो साथियों छंद का प्रकार है, जी भैया। दोहा की बात करें तो भी वो है, और सोरठा की बात करें तब भी साथियों छंद के प्रकार के अंतर्गत आएगा। दैट्स योर आंसर, ठीक है। आइए अगला प्रश्न देखिए। दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि व अयाधि संधि संधि की मूल भेद के अंतर्गत सन्निहित हैं। व्यंजन संधि, स्वर संधि, विसर्ग संधि और प्रयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों स्वर संधि, ठीक है। दीर्घ स्वर संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि व अयाध संधि संधि के मूल भेद के अंतर्गत सन्निहित है। तो साथियों इन सब के अंतर्गत जो सन्निहित है वो होगी साथियों स्वर संधि, ठीक है। क्या होगी? स्वर संधि। दैट्स योर आंसर। 48 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, ठीक है। आइए पथभ्रष्ट का उपर्युक्त समास चिन्हित कीजिए। पथभ्रष्ट, इसका समास आपसे पूछा जा रहा है दोस्तों कि इसका समास क्या होगा? समास विग्रह। तो साथियों तत्पुरुष समास के अंतर्गत आएगा क्या? पथभ्रष्ट, ठीक है। पथभ्रष्ट जो है साथियों किसके अंतर्गत आएगा? तो भैया तत्पुरुष समास के अंतर्गत आएगा। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है 49वां, देख लेना, छाप लेना, ठीक है। आइए 49 के बाद हम लोग 50 की ओर बढ़ते हैं। अष्टाध्यायी का उपर्युक्त समास चिन्हित कीजिए। अति महत्वपूर्ण है साथियों, तो द्विगु समास के अंतर्गत आएगा अष्टाध्यायी, ठीक है। किसके अंतर्गत आएगा? तो भैया द्विगु समास के अंतर्गत आएगा, ठीक है। जहां संख्याओं का मेल हो साथियों, जहां संख्याएं हमें देखने को मिले वहां पे क्या हो जाता है? द्विगु समास हो जाता है। अष्टाध्यायी देखिए दिख रहा है ना, इसमें संख्या चिन्हित हो रही है तो क्या हो जाएगा? द्विगु समास हो जाएगा, ठीक है। 50 के बाद हम लोग आगे बढ़े। आइए देखिए सुमित्रा नंदन पंत को किस कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? ठीक है, सुमित्रा नंदन पंत जी को उनकी किस कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? तो 51 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों चिदंबरा के लिए उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार से नवाजा गया था। ठीक है, किसके लिए? चिदंबरा, अति महत्वपूर्ण है, उनकी कृति है एक चिदंबरा, उन्हीं के लिए उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। अब आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि सुमित्रा नंदन पंत को
कब ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था चिदम्बरा के लिए? फटाफट आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर पेश करिए, ठीक है। आइए 52वां प्रश्न हम लोग देखेंगे। विषाद शब्द का विपरीतार्थक शब्द है। विषाद शब्द का क्या है? विपरीतार्थक शब्द है। तो 52 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, आहाद। क्या है? आहाद। आहाद ऑप्शन बी क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 52 के बाद हम लोग 53वें प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। वृज भाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? ना जाने कितनी परीक्षाओं में पूछा गया है दोस्तों, 5 स्टार लगाइए इस पर। वृज भाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? ब्रज भाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? तो दोस्तों सौरसेनी अपभ्रंश से। किससे? सौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है, ठीक है। आइए ये देखिए साथियों, अब आपके सामने आ रहा है पैराग्राफ, ठीक है। 5 नंबर का पैराग्राफ आपसे पूछा जाएगा, जिसमें 54, 55, 56, 57, 58 5 प्रश्नों के हम लोग आंसर्स देंगे, ठीक है ना। तो विशेष ध्यान रखिए पैराग्राफ को ढंग से पढ़ना, क्योंकि 5 प्रश्न आपके होने का सवाल है यहाँ पर साथियों। तो आप लोगों के सामने जब पेपर रहे तो साथियों पैराग्राफ को बहुत ही शांतिपूर्वक पढ़िएगा। आपके 5 प्रश्न साथियों मुट्ठी में होंगे, ठीक है। देखिए अब इसको हम लोग पढ़ते हैं साथियों। इस पैराग्राफ को आप लोग मेरे साथ पढ़ने की कोशिश करिए, ठीक है ना। देखिए इस पैराग्राफ को। पैराग्राफ है, राष्ट्र के सर्वांगीण विकास के लिए चरित्र निर्माण परम आवश्यक है। जी भैया, जिस प्रकार वर्तमान में भौतिक निर्माण का कार्य अनेक योजनाओं के माध्यम से तीव्र गति से संपन्न हो रहा है, वैसे ही वर्तमान की सबसे बड़ी आवश्यकता यह है कि देशवासियों के चरित्र निर्माण के लिए प्रयत्न किया जाए। उत्तम चरित्रवान व्यक्ति ही राष्ट्र की सर्वोच्च संपदा है। जनतंत्र के लिए तो यह एक महान कल्याणकारी योजना है। जन समाज में राष्ट्र, संस्कृति, समाज एवं परिवार के प्रति हमारा क्या कर्तव्य है? जी भैया, इसका पूर्ण रूप से बोध कराना एवं राष्ट्र में व्याप्त समग्र भ्रष्टाचार के प्रति निषेधात्मक वातावरण का निर्माण करना ही चरित्र निर्माण का प्रथम सोपान है। अभी और आगे है, देखिए क्या है? सोपान है, पाश्चात्य शिक्षा और संस्कृति के अभाव से हमारे मस्तिष्क में भारतीयता के प्रति हीन भावना उत्पन्न हो गई है। जी भैया, चरित्र निर्माण जो कि बाल्यावस्था से ही ऋषिकुल, गुरुकुल, आचार्य कुल की शिक्षा के द्वारा प्राचीन समय से किया जाता था, आज की लॉर्ड मेकाले की शिक्षा पद्धति के संचालित स्कूलों एवं कॉलेजों के लिए हास्य स्पष्ट विषय बन गया है। यदि कोई पुरातन संस्कारी विद्यार्थी संध्या बंधन या शिखा सूत्र रखकर भारतीय संस्कृतिमय जीवन बिताता है तो अन्य छात्र उसे बुद्धि या प्रगतिशील कहकर उसका मजाक उड़ाते हैं, ठीक है। शिखा जो रखाता है या साथियों जो ऐसा काम करता है संस्कृति के अनुसार तो उसे लोग चिढ़ाते हैं, ठीक है। क्या होता है साथियों? चिढ़ाते हैं। जीवन बिताता है तो अन्य छात्र उसे बुद्ध या अप्रगतिशील कहकर मजाक उड़ाते हैं। आज हम अपने भारतीय आदर्शों का परित्याग करके पश्चिम के अंधानुकरण को ही क्या साथियों? पश्चिम के साथियों देखिए क्या उसका मजाक उड़ाता है। आज हम अपने भारतीय आदर्शों का परित्याग करके पश्चिम के अंधानुकरण को ही क्या प्रगति मान बैठे हैं। इसका घातक परिणाम चरित्र दोष के रूप में आज देश में सर्वत्र क्या है? दृष्टिगोचर हो रहा है, ठीक है। तो इन प्रश्नों के हमें आंसर्स देने हैं। अब देखिए हम लोग आंसर देने का प्रयास करेंगे। 54वां प्रश्न साथियों आपकी स्क्रीन पर ये रहा, चरित्र निर्माण की परम आवश्यकता है क्यों? चरित्र निर्माण की क्या है? परम आवश्यकता है क्यों? देखिए अब उसी में से प्रश्न आपसे पूछ रहा है, तो भैया इसका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्र के सर्वांगीण विकास के लिए क्या चरित्र निर्माण की परम आवश्यकता हो गई है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी को हम लोग लॉक कर देंगे, ठीक है। आइए अब देखिए अगला प्रश्न 55वां प्रश्न है, जनतंत्र के लिए लाभकारी हो सकते हैं क्या? जनतंत्र के लिए लाभकारी हो सकते हैं कौन? तो भैया इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तम चरित्रवान व्यक्ति। कौन? उत्तम चरित्रवान व्यक्ति ही साथियों जनतंत्र के लिए लाभकारी हो सकते हैं। अति महत्वपूर्ण है, छाप लेना। अब देखिए 56वां प्रश्न, उन्नत राष्ट्र के लिए विकास का प्रथम सोपान है कौन? उन्नत राष्ट्र के लिए विकास का प्रथम सोपान माना गया है। तो 56 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, भ्रष्टाचार के प्रति निषेधात्मक वातावरण, ठीक है। भ्रष्टाचार के प्रति निषेधात्मक वातावरण वही प्रश्न है साथियों, पढ़ लीजिए, ठीक है। वही प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, यही प्रश्न क्या पूछे जाएंगे, ठीक है। अप्रगतिशील रूप में मजाक उड़ाया जाता है जो क्या होता है?
तो जो साथियों भारतीय संस्कृतिमय जीवन बिताता है उसका क्या होता है दोस्तों, मजाक उड़ाया जाता है। वैसे उड़ाना नहीं चाहिए, क्योंकि भारतीय संस्कृति हमारी मूल संस्कृति है साथियों, इसे हमें भूलना नहीं चाहिए। ठीक है ना। आइए, भारतीयता के प्रति हीन भावना का कारण है क्या? भारतीयता के प्रति हीन भावना का कारण क्या है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लॉर्ड मैकाले की शिक्षा पद्धति। क्या? लॉर्ड मैकाले की शिक्षा पद्धति। ठीक है, भारतीयता के प्रति हीन भावना का कारण है लॉर्ड मैकाले की शिक्षा पद्धति। ठीक है ना। आइए, 58 के बाद हम लोग देखेंगे दोस्तों 59वां प्रश्न। आइए, उत्कर्ष एक कुशाग्र विद्यार्थी है। यहां कुशार्ग कौन सा विशेषण है? देखिए, कुशार्ग को विशेषण के रूप में पूछा जा रहा है आपसे, तो उत्कर्ष एक कुशाग्र विद्यार्थी है। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 59 का राइट आंसर हो जाएगा गुणवाचक विशेषण। ठीक है, क्योंकि उसकी विशेषता बताई जा रही है कि उत्कर्ष एक कुशार्ग विद्यार्थी है, मतलब अच्छा विद्यार्थी है। तो जिस चीज का साथियों क्या बताया जाए, उसका परिणाम बताया जाए, वहां पर क्या होता है दोस्तों, वहां पर होता है गुणवाचक विशेषण। किसी की विशेषता बताई जा रही है तो साथियों वहां पर गुणवाचक विशेषण होगा। इसको आप लोग कॉमन सेंस से भी कर सकते हैं। ठीक है, 59 के बाद हम लोग चलेंगे कौन से प्रश्न की ओर? तो भैया चलेंगे 60वें प्रश्न की ओर। ठीक है, निम्न में इनमें से कौन भक्तिकालीन कवि नहीं है? आपको बताना है इन 4 ऑप्शंस में कौन से भक्तिकालीन कवि नहीं है। तो जो भक्तिकालीन कवि नहीं है दोस्तों, वह तुलसीदास जी नहीं, सॉरी विहारी नहीं है। ठीक है, विहारी जो है भक्ति काल से संबंधित नहीं है। सूरदास, कबीरदास, तुलसीदास, ये तीनों कौन है साथियों, भक्तिकालीन कवि के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, भक्तिकालीन कवि हैं तीनों लोग। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, ये तीनों क्या है, भक्तिकालीन कवि हैं। ये तीनों तुलसीदास, कबीरदास व सूरदास। ठीक है ना। ऑप्शन क्या है, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए 61वां प्रश्न को समझने की जरा कोशिश करिएगा आप लोग, इसमें त्रुटि बताना है। निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में 3 वाक्य दिए गए हैं। त्रुटि वाले वाक्यांश को चुनिए और उसके अनुरूप ए बी सी पर चिन्ह लगाइए। ठीक है, यदि वाक्य त्रुटिहीन हो तो डी साथियों चिन्ह लगाइए। ठीक है, यदि त्रुटि ना हो, मतलब त्रुटि से हीन हो, तो साथियों ऑप्शन डी को प्राथमिकता देना है। अगर वाक्य में त्रुटि है तो आप बताइए। रामचरितमानस भक्ति काल की सबसे श्रेष्ठतम रचना मानी जाती है। ठीक है, रामचरितमानस भक्ति काल की सबसे श्रेष्ठतम, तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें साथियों की सबसे श्रेष्ठतम, इसमें गलती है साथियों। ठीक है, रामचरितमानस भक्ति काल का सबसे श्रेष्ठतम। ठीक है, तो ऑप्शन बी में क्या है दोस्तों, ऑप्शन बी में गलत है इसमें। ठीक है, ध्यान रखिएगा, रचना मानी जाती है तो कोई त्रुटि नहीं होगी। इसमें क्या होगा, ऑप्शन बी को हम लोग लॉक कर देंगे। ठीक है, 61 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। आइए अब देखिए 62वां, ठंड के दिनों में प्रातः काल के समय। 62 का भी राइट आंसर ऑप्शन बी में त्रुटि है, प्रातः काल के समय नहीं होगा। ठंड के दिनों में प्रातः काल के समय सर्दी काफी बढ़ जाती है, तो इसमें प्रातः काल ये साथियों गलत है। ठीक है, 62 का राइट आंसर है कौन सा, ऑप्शन बी। ठीक है, आइए, जब मोहन सभा स्थल पर पहुंचा तब सभा विसर्जन हो चुकी थी। तो 63 में क्या है साथियों, 63 में सभा विसर्जन हो चुकी थी, नहीं साथियों, सभा विसर्जन हो चुकी नहीं थी। ठीक है, ये वाला नहीं होगा, ऑप्शन सी को अनलॉक कर देंगे। विसर्जन हो चुकी थी, विसर्जन थोड़ी होती है सभा। ठीक है, विसर्जन नहीं होती भैया, तो क्या होगा, ऑप्शन सी गलत हो जाएगा इसका। ठीक है, आइए, मैं जिस बस से जा रहा था वह बहुत भरी हुई थी। मैं जिस बस से जा रहा था वह बहुत भरी हुई थी, कोई त्रुटि नहीं। तो 64 का राइट आंसर है क्या होगा, इसमें साथियों कोई त्रुटि नहीं है। ठीक है, 64 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। आइए हम लोग आगे को कंटिन्यू करेंगे। उसने लिखा था कि उसकी दुकान पर शुद्ध गाय का घी मिलता है, कोई त्रुटि नहीं। तो 65 का उसकी दुकान पर शुद्ध गाय का नहीं साथियों, ये गलत हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा 65 में, ऑप्शन बी को साथियों क्या है, इसमें अशुद्धि है। ठीक है, तो क्या है ऑप्शन बी, क्या है, त्रुटि है इसमें। ठीक है, उसकी दुकान पर शुद्ध गाय, उसने लिखा था कि, ये तो सही है, उसकी दुकान पर शुद्ध गाय, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, आइए 65 के बाद हम लोग देखेंगे कौन सा प्रश्न, 65 के बाद आएगा साथियों 66वां प्रश्न। अब देखिए, मुहावरे पूछे जा रहे हैं आपसे,
गौर से देखिएगा, पत्थर को जोंक नहीं लगती, पत्थर को क्या जोंक नहीं लगती, समानार्थक वाक्यांश का चयन कीजिए। पत्थर को क्या जोंक नहीं लगती, समानार्थक शब्द का चयन कीजिए। मतलब मुहावरा है सीधा सा, आप लोग देखिए तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हाथी पर कोई प्रभाव नहीं होता। क्या दोस्तों, हाथी पर कोई प्रभाव नहीं होता। ऑप्शन डी को हम लोग लॉक कर देंगे। आइए, एक आंख ना भाना, मतलब इसका मुहावरा बताइए, एक आंख ना भाना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल अच्छा ना लगना। क्या दोस्तों, बिल्कुल अच्छा ना लगना। ठीक है, बिल्कुल अच्छा ना लगना मतलब एक ही आंख नहीं भा रही है भैया। विहंगमय दृष्टि के समानार्थक वाक्यांश का चयन कीजिए। विहंगम दृष्टि मतलब इसका राइट आंसर होगा दोस्तों क्या, सरसरी नजर। ठीक है, विहंगम दृष्टि ठीक है, दृष्टि होगा, विहंगम दृष्टि। ठीक है, तो सरसरी नजर। ठीक है, एक शब्द में बताना था। आइए, काटो तो खून नहीं, इसका भी बताइए। काटो तो खून नहीं, काटो तो खून नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भय के कारण स्तब्ध हो जाना। इसका हम लोग क्या देखे थे, ऑप्शन डी ही देखे थे ना, सरसरी नजर। हाँ, भय के कारण स्तब्ध हो जाना, काटो तो खून नहीं। ऑप्शन सी को क्या करेंगे, लॉक करेंगे। आइए, उंगली उठाना, क्या उंगली उठाना के समानार्थक वाक्यांश का चयन कीजिए। उंगली उठाना मतलब दोस्तों दोष की ओर संकेत करना। क्या, दोष की ओर संकेत करना। अति महत्वपूर्ण प्रश्न था। आइए, अब देखिए, इन प्रश्नों को भी पूछे जाते हैं 100%। निम्नलिखित वाक्यांश देखिए, 71 से 73 प्रश्न रहेंगे। वाक्यांश निम्नलिखित वाक्यों में उनके प्रथम तथा अंतिम अंश संख्या 1 से 6 के अंतर्गत दिए गए हैं। बीच वाले 4 अंश या, रा, ला और वा के अंतर्गत बिना क्रम के हैं। चारों अंशों को उचित क्रम व्यवस्थित कर सही विकल्प चुने। ठीक है, तो देखिए, आइए देखिए, प्रश्न पूछा जाता है ऐसे। ठीक है, 1 से 6 तक दिए जाएंगे, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो या, रा, ला, वा, बीच में जो सही क्रम आपको लगाना है, या, रा, ला, वा, इनका साथियों सही क्रम आपसे पूछा जाएगा। तो सही क्रम भरिए। जैसे देखिए, समय को परखने वाला और समय की रंग से धनाच, करोड़पति से भिखारी, उपेक्षा करने वाला हो जाता है। तो देखिए, ऐसे प्रश्न में क्या देखेंगे हम लोग, ऐसे में देखेंगे सबसे पहले क्या आएगा। तो सबसे पहले तो समय को परखने वाला आएगा। जी भैया, पहला तो भर दिए। अब इन 4 में से भरना है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या आएगा, समय को परखने वाला। इसके बाद क्या हो जाएगा, तो देखिए 71। इसके बाद आएगा रा वाला, समय को परखने वाला, रंक से धनाच। ठीक है, रंक से धनाच। ठीक है, और फिर आएगा, पहले आएगा रा वाला, इसके बाद आएगा ला वाला। ठीक है, तो ला वाला, रंक से धनाच, करोड़पति से भिखारी। ठीक है, क्या करोड़पति से भिखारी। ठीक है, क्या करोड़पति से भिखारी। और इसके बाद क्या आएगा, इसके बाद आएगा दोस्तों वाह वाला, उपेक्षा करने वाला। ठीक है, वाह वाला आएगा, उपेक्षा करने वाला क्या हो जाता है, और उपेक्षा करने वाला। ठीक है, वाह के बाद आएगा ला, करोड़पति से भिखारी हो जाता है। तो ठीक है, रा, या, वा, ला। अब देखिए एक सेंटेंस में, समय को परखने वाला, रंक से धनाच। ठीक है, रंक से धनाच, और साथियों और समय की उपेक्षा करने वाला, करोड़पति से भिखारी क्या हो जाता है। ठीक है, तो क्या होगा इसमें, ऑप्शन सी होगा राइट आंसर इसका। देख लेना आप लोग। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लेना। आइए अगले प्रश्न को हम लोग समझेंगे बड़े आराम से। देखिए, इस प्रश्न को समझिए। भारतीय गांवों के अभी भारत सरकार को सुधार के लिए और राज्य सरकारों को बहुत प्रत्ययन करना होगा। तो देखिए इसमें क्या होगा, सबसे पहले तो भारतीय गांवों के, इसके बाद क्या आएगा, यार अलावा में। तो साथियों भारतीय गांवों के, फिर इसके बाद क्या आएगा, तो दोस्तों इसके बाद आएगा रा, सुधार के लिए, भारतीय गांवों के सुधार के लिए। ठीक है, फिर इसके बाद आएगा अभी भारत सरकार को और राज्य सरकारों को बहुत प्रत्ययन करना होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, रा, या, ला और साथियों बा। यही क्रम सही होगा। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा,
राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 72 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। भारतीय गांवों के राह सुधार के लिए या अभी भारत सरकार को ला और राज्य सरकारों को बहुत प्रयत्न करना होगा। तो ठीक है भैया, ऑप्शन बी क्या है इसका राइट आंसर है। आइए ये वाला देखिए, समाचार पत्रों में प्रकाशित विज्ञापनों, आवश्यकता तथा उत्तोत्तम पदार्थों से द्वारा लोग उपयोगी परिचित होते हैं। 73 का बताइए। तो 73 देखिए साथियों, समाचार पत्रों में, पहले तो हो जाएगा पहला। ठीक है, समाचार पत्रों में, इसका राइट आंसर होगा डी। ठीक है, क्या होगा दोस्तों? 73 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, क्योंकि इसके बाद आएगा समाचार पत्रों प्रकाशित विज्ञापनों, ठीक है, द्वारा लोग उपयोगी। ठीक है, इसके बाद आएगा आवश्यक तथा उत्तोत्तम, इसके बाद आएगा साथियों ला पदार्थों, रा आवश्यक उत्तोत्तम, फिर इसके बाद आएगा ला पदार्थों से परिचित हो जाते हैं। तो इसका या वा रा व ला। ठीक है, यही ऑप्शन रहेगा, ऑप्शन डी। ठीक है, 73 हो गया। आइए 73 के बाद देखिए 74वां प्रश्न। 74वां प्रश्न साथियों ए रहा आपकी स्क्रीन पर। छत्तीसगढ़ी किस भाषा की बोली है? तो छत्तीसगढ़ी दोस्तों किस भाषा की बोली है? पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है। ठीक है, छत्तीसगढ़ी साथियों पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है। और 75 का आंसर हम लोग देखेंगे, कौन सा प्रत्यय हिंदी भाषा में बहुवचन के रूप में जाना जाता है? तो बहुवचन के रूप में जाना जाता है साथियों ओ, ए आई अहाँ। ठीक है, ओ जाना जाता है बहुवचन के रूप में। तो साथियों मैंने आपको 75 प्रश्न कराए। आप लोग जरा कमेंट बॉक्स में बताइए कितना स्कोर रहा आज का आपका, और क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दें साथियों, ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को शेयर कर दें। ठीक है, तो साथियों एकदम लेटेस्ट पैटर्न पर अब क्लास में ले रहा हूँ, जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि डेली क्लासों का नोटिफिकेशन मिल सके आपको। ठीक है, और क्लास को लाइक कर दें। ठीक है, अच्छी लगी हो और साथियों शेयर कर दें। नमस्कार, मिलते हैं फिर। जय हिंद।